हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम 11 बिजनेस स्टडीज़ के अंदर जो हमारी सेकेंड यूनिट का 6 चैप्टर कर रहे हैं उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे कि कंपनी के फॉर्मेशन के अंदर कौन कौन से जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो यूज़ होते हैं। सो देखिए, कंपनी के फॉर्मेशन के अंदर जब हम कंपनी को इस्टेब्लिश करते हैं, जब हम कंपनी को फॉर्म करते हैं तो वहाँ पर 3 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकेंड वन इज़ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड थर्ड वन इज़ प्रोस्पेक्टस। ये हमारे 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी के फॉर्मेशन के लिए, जिनको बनाना ज़रूरी होता है। सो अभी हम फर्स्ट पढ़ेंगे हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सो आज हम देखेंगे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। सो देखिए, इट रेफर्स टू दैट बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी in which those conditions are stated on the basis of which a company is incorporated। देखो, ये कंपनी का वो बेसिक डॉक्यूमेंट होता है, वो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर वो कंडीशंस मेंशन की जाती है जिसके बेसिस पर एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है। ठीक है, कंपनी जो है वो फॉर्म होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये वो बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड सारी की सारी कंडीशंस मेंशन होती है। मतलब इन्हीं कंडीशंस के बेसिस पर एक कंपनी का फॉर्मेशन होता है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है। देखो, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट चार्टर ऑफ कंपनी और डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट है। ये देखो, ये इसे एक प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट कहते हैं, कंपनी का चार्टर भी कहते हैं या आउटडोर मैनेजमेंट का डॉक्ट्राइन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके स्कोप से बाहर जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो कंडीशंस मेंशन है उसके बाहर आप नहीं जा सकते हो। फिर ये कंटेन्स पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंपनी की जो पावर्स है, जो ऑब्जेक्टिव्स है वो मेंशन किए जाते हैं। कैन बी ऑल्टर्ड अकॉर्डिंग टू प्रोविज़न ऑफ कंपनी एक्ट। हम इन्हें कंपनी एक्ट के प्रोविज़न्स के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू आउटसाइडर्स। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो आउटसाइडर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। आउटसाइडर लाइक जो क्रेडिटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। यानी कि हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को एक फाउंडेशन स्टोन, नींव भी कह सकते हैं, जिसके बेसिस पर एक जो कंपनी है वो एस्टेब्लिश की जाती है एज ए हाउस। ठीक है, और जो ये डॉक्यूमेंट है ये कंपनी की एज ए बाउंड्री वॉल काम करते हैं, क्योंकि इसके अंदर कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पावर्स और कंडीशंस लिखी हुई होती हैं जिसके बेसिस पर एक कंपनी जो है वो चलती है। ठीक है, और इस एक्ट से मतलब जो कंडीशन है उनसे बाहर अगर कोई काम होता है तो उसे अल्ट्रा वायर्स कहते हैं। ठीक है, अल्ट्रा वायर्स कहते हैं तो मतलब क्या है कि हर पर्सन जो है, ठीक है, वो कंपनी के साथ जो ट्रांजेक्शन करेगा, हम ये मानते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो भी कंडीशंस मेंशन है उनको वो क्या करेगा, पूरा करेगा। उनको वो नॉलेज होनी चाहिए उसके पास। ठीक है, अगर एक पर्सन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की स्कोप से बाहर है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को बाध्य नहीं माना जाएगा। मतलब उस जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बाउंडेड नहीं होगा। ठीक है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं होगा। तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कंपनी की एक्टिविटीज़ को आउटसाइडर्स को बताना है, कि शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स और जो अदर पर्सन है जो कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन करेंगे उनको बताना। तो हम ये कह सकते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक नींव है। ठीक है, एक इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि कंपनी की नींव है जिसके बेसिस पर कंपनी एज ए हाउस खड़ी होती है। ठीक है, सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर उन कंडीशंस को मेंशन किया जाता है जिन कंडीशंस पर एक कंपनी जो है कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, जिन कंडीशन पर एक कंपनी खड़ी होती है। अब अगला है नेक्स्ट, कंटेंट्स और क्लॉजेज और सब्जेक्ट मैटर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स कौन कौन से हैं? तो देखिए, नेम क्लॉज, इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिसाइड करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में? नेम, ठीक है, कंपनी का नाम, उसकी सिचुएशन, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसकी लायबिलिटी, उसकी कैपिटल, उसके एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लोज, ये सारी चीज़ें जो है वो हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन करते हैं। तो अभी हम हमारा स्टडी करेंगे क्लॉजेज को। ठीक है, कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो क्लॉजेज है उनको हम स्टडी करेंगे। हमारा फर्स्ट है नेम क्लॉज। देखिए, नेम क्लॉज, नेम के अंदर क्या होता है? कंपनी का कंप्लीट नेम डिसाइड किया जाता है। इसके अंदर कंपनी का कंप्लीट नेम होता है। अब इस नेम को रखने के रिगार्डिंग कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। वो देखिए कि पब्लिक लिमिटेड अगर कंपनी है तो वो लिमिटेड वर्ड यूज़ करेगी,
और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो अपने प्राइवेट लिमिटेड यूज़ करेगी। देखो, यूज़ दीज वर्ड्स इन द एंड ऑफ कंपनी नेम। जब कंपनी एक नेम डिसाइड करेगी तो अगर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो वो अपने नाम के बाद लिमिटेड वर्ड लगाएगी, अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो वो अपने नाम के बाद प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाएगी। फिर ये कहते हैं नेम शुड नॉट बी सिमिलर टू एनी अदर नेम। जो कंपनी का नाम है वो किसी दूसरी कंपनी के नाम के बिल्कुल सिमिलर नहीं होना चाहिए, एक जैसा नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा कि अगर आप जितनी भी चीज़ें खाते हो, ठीक है, लाइक आप भुजिया भी खा रहे हो तो क्या सबके नाम एक होता है? नहीं ना, अलग अलग होते हैं। कोई हल्दीराम के, कोई बीकानो के, अलग अलग है, ठीक है। तो मतलब कंपनी का जो नाम है वो क्या नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर नहीं होना चाहिए। मस्ट नॉट बी अनडिज़ायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी नज़रों में अनडिज़ायरेबल नहीं होना चाहिए वो नाम, ठीक है। मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड अंडर एम्बलम एंड नेम्स एक्ट। जो एम्बलम्स और नेम्स एक्ट है उनके अंडर भी प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए नाम जो कि राजा रानियों पे रखा जाए, ठीक है। जो इसके अंदर है हम जो है वो वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते, जैसे एम्परर हो गया, एम्प्रेस हो गया, इम्पीरियल हो गया, किंग, क्वीन, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के बिना, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के बिना हम ये नाम जो है वो कंपनी के नहीं रख सकते, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे सकती। और उसके बाद जैसे कि यूएनओ का नेम है, पिक्चर्स है, WHO की है, ठीक है, या सेंट्रल और जो स्टेट अथॉरिटी के जो एम्बलम्स है और हमारा जो इंडियन नेशनल फ्लैग है उनका भी हम यूज़ नहीं कर सकते इसके अंदर। सो ये थी हमारी नेम क्लोज से रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस की नेम क्लोज से रिलेटेड क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस होती है। क्या होती है कि पब्लिक लिमिटेड अपने नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड लगाएगी, प्राइवेट लिमिटेड लगाएगी, नेम जो है वो किसी दूसरे नाम के साथ एक जैसा नहीं होना चाहिए, मतलब सिमिलर नहीं होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन में अनडिज़ायरेबल नहीं होना चाहिए, और बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के बिना एम्बलम के और जिनके नेम्स है जैसे एम्परर, एम्प्रेस, इम्पीरियल, ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं रख सकती है। अब है ऑल्ट्रेशन। अब है कि कंपनी का नाम जो है वो हम ऑल्टर कब कर सकते हैं। सो देखिए, कंपनी जो है वो अपना नाम कैसे ऑल्टर कर सकती है, चेंज कर सकती है अगर वो करना चाहे तो, लेकिन कब कर सकती है? एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके। स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब है कि कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें 75% और उससे ज़्यादा लोगों की हाँ होनी चाहिए, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी रिटर्न अप्रूवल होनी चाहिए। सो ऐसे जो है स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके और सेंट्रल गवर्नमेंट की रिटर्न अप्रूवल के साथ एक कंपनी जो है वो अपने नाम को चेंज कर सकती है। सो अभी ये था हमारा नेम क्लॉज और क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है उसके ऊपर, और उसको हम ऑल्ट्रेशन चेंज जो है वो कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे सिचुएशन क्लॉज। सिचुएशन क्लॉज जिसे डोमिसाइल क्लॉज भी कहा जाता है। इसके अंदर वो स्टेट मेंशन होता है जिसके अंदर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, ठीक है, कि जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कौन से स्टेट के अंदर सिचुएटेड होगा। अब रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है? वेयर कंपनी कीप्स ऑल इट्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। जहाँ पर कंपनी जो है वो अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखती है उसे हम रजिस्टर्ड ऑफिस कहते हैं। सो देखिए, इसके अंदर कहता है फुल एड्रेस ऑफ द कंपनी इज़ गिवन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब इनकॉर्पोरेशन होता है तो उस टाइम पर जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसके अंदर कंपनी के अंदर जो कंपनी का जो फुल एड्रेस होता है ना वो MOE के अंदर दिया हुआ होता है। कब? एट ए टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बट इफ़ दिस इज़ नॉट डन, मान लीजिए कि अगर ऐसा नहीं किया कि उसने इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके अंदर कंपनी का फुल एड्रेस नहीं दिया, तो अब क्या होगा? द एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी मस्ट बी सेंड टू द रजिस्ट्रार। आप जो रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस है, ठीक है, जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका जो एड्रेस है वो रजिस्ट्रार के पास भेजना होता है विद इन 30 days ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विच इज़ अर्लियर। सो जब बिज़नेस स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसके 13 days के अंदर अंदर या फिर जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दोनों में जो पहले होता है ना उस टाइम पर जो रजिस्टर्ड ऑफिस का जो एड्रेस है वो रजिस्ट्रार के पास सेंड करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है ऑल्ट्रेशंस। चेंजेस कब कर सकते हैं हम? देखो, हम जो है वो कब चेंज कर सकते हैं सिचुएशन क्लॉज में। मान लीजिए ऑफिस जो है उसको आपको एक स्टेट को दूसरे स्टेट्स में शिफ्ट करना है, तो आप क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे उसके लिए, और जो दोनों स्टेट के रजिस्ट्रार हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने हरियाणा से यूपी में करना है तो दोनों स्टेट के रजिस्ट्रार हैं उनका सेंक्शन होना चाहिए उनके पास, ठीक है। तो स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस ऑब्टेनिंग सेक्शन ऑफ बोथ स्टेट्स रजिस्ट्रार।
अगर एक टाउन से दूसरे टाउन में शिफ्ट करना हो तो क्या करेंगे हम, देखो स्टेट वही है, सिर्फ टाउन को चेंज करना है तो एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे, ठीक है। और एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी में फिक्स करना तो वहाँ पर हम ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करेंगे। ऑर्डिनरी का मतलब है कि मिनिमम 50% उससे ज़्यादा की हाँ होनी चाहिए, ठीक है। जब मिनिमम 50% लोगों की हाँ हो जाती है तो वो ऑर्डिनरी में आ जाता है, 75% या उससे ज़्यादा होता है तो वो स्पेशल रिजोल्यूशन में आ जाता है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।